तो स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद रोहित सिंह। और आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के बारे में कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने तीनों सेक्टर का कंपैरिजन किया था, फिर हिस्टोरिकल चेंजेस देखे थे इस चैप्टर में। तो बच्चों आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। हमने आपको जब जीडीपी पढ़ा रहा था मैं, उस समय मैंने आपको बताया था कि देश के अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर्स कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी तीनों सेक्टर्स मिल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ाई करेंगे तीनों सेक्टर्स में से किस सेक्टर का योगदान हमारे देश के जीडीपी में आज से 40-50 साल पहले ज़्यादा था, और आज के डेट में हम तुलना करके देखेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा मात्रा में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये टॉपिक जो है शुरुआत हुआ है ग्राफ के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्राफ ध्यान से देखो, ये ग्राफ बच्चों आपके बुक एनसीईआरटी में मौजूद है इस टॉपिक के अंदर। तो इस ग्राफ में क्या है ऐसा, चलिए देख लेते हैं। ग्राफ 1 shows the production of goods and services in the three sectors, यानी तीनों सेक्टर्स में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ये ग्राफ शो कर रहा है। कैसे कर रहा है सब आपको बताएंगे, एकदम टेंशन ना लो, बिल्कुल ना लो, सब समझाएंगे आप लोगों को। दिस इज शोन फॉर 2 years 1973-74 and 2013-14. See how the total production has grown over the 40 years. चलिए ग्राफ हम लोग देखते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ाई करते हैं। बच्चों इस ग्राफ में सबसे पहले जब कभी भी ग्राफ देखो तो नीचे जरूर देख लेना, ये जो ब्लू लाइन है ये कौन से सेक्टर को डिनोट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। ये जो रेड वाला मार्क है ये डिनोट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, और जो ग्रीन वाला मार्क है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये टर्सरी सेक्टर को डिनोट कर रहा है। 1973-74 में देश का जो टोटल जीडीपी था वो भी कम था उस समय। देश की अर्थव्यवस्था इन करोड़, इधर करोड़ में है, यानी कि लगभग 5 लाख और 10 लाख के बीच में देश का जीडीपी है टोटल, यानी कि टोटल जीडीपी लगभग 7 लाख करोड़ है। ये देखो, ये लाख में है और यहाँ पर ये किस में है, करोड़ में। तो देश की अर्थव्यवस्था 1973-74 में लगभग 7 लाख करोड़ की टोटल की थी, और 2013-14 में ये बढ़ करके बूम आया, अचानक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी और ये लगभग 57 लाख करोड़ का हो गया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 57 लाख, और यहां पर किसमें हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, करोड़ में। तो ध्यान दीजिएगा 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान और टर्सरी सेक्टर का योगदान लगभग बराबर था, इक्वल था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का योगदान थोड़ा ज्यादा था, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में, टर्सरी सेक्टर के कंपैरिजन में। किस साल में, 1973-74 में। देख लो प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा है इस मैप में, और वही 2013-14 में, यानी कि 40 साल बीतते बीतते प्राइमरी सेक्टर का योगदान तो थोड़ा सा बढ़ा ही है, जितना पहले था उससे बढ़ा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर का बूम किया है योगदान। यानी कि इस ग्राफ को देखने से ये आपको पता चल गया होगा कौन सा सेक्टर आगे निकल गया, किस सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया, कौन सा सेक्टर राइज कर रहा है, कौन सा सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस सेक्टर का नाम है बच्चों टर्शरी सेक्टर। यानी हमने ये देखा कि 40 साल बीतते बीतते अचानक से एक शिफ्ट आया, एक चेंज आया, एक बदलाव आया कि टर्सरी सेक्टर जो पहले प्राइमरी सेक्टर से कम प्रोड्यूस कर रहा था वो अब बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब आगे चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74? कौन सा 1973-74 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, मैप देख करके बताओ। तो सीधा इसका आंसर है बच्चों प्राइमरी सेक्टर। अगला सवाल है, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 एंड 14? 2013-14 में कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? ऑब्वियस सा आंसर है टर्शरी सेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्शरी सेक्टर। अगला है तीसरा क्वेश्चन, कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर?
एकदम आसान सा आंसर है, आप खुद ही बता दो कि 40 सालों के अंदर अंदर कौन सा सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। तो एक ही सेक्टर है बच्चों जिसका नाम है टर्शरी सेक्टर। लास्ट सवाल, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14? भारत देश का जीडीपी क्या था 2013-14 में? हमने आपको बताया लगभग 57 लाख करोड़ रुपया। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड बच्चों आपको यही बताना चाह रहा है कि आज से 40-50 साल पहले प्राइमरी सेक्टर जो है उसका प्रोडक्शन या उसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा था। देश की अर्थव्यवस्था में बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम लोग ये देखें कि एक अचानक सा शिफ्ट आया, चेंज आया, बदलाव आया। प्राइमरी सेक्टर तो अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से रैपिड राइज आया, तेजी से वो आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा। तो आज के डेट में किस सेक्टर का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में अधिक है? तो सीधा आंसर लिखना टर्शरी सेक्टर। तो आई होप कि ये स्लाइड आप लोगों को और ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैंने आपको बताया, अभी बताया कि देश में टर्शरी सेक्टर तेजी से बच्चों आगे बढ़ रहा है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ हुआ है, और ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। यानी जो ग्राफ अभी हम लोग देखे उसी से रिलेटेड है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, यानी आज के समय में टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसा क्यों है, हम लोग इस स्लाइड में इसी को पढ़ेंगे आगे। The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। यानी प्राइमरी सेक्टर को ओवरटेक करते हुए टर्सरी सेक्टर आगे निकल गया। और ऐसा क्यों हुआ, इस स्लाइड में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं बच्चों, और यहां से सवाल भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये आ सकता है कि स्टेट द रीजन दैट व्हाई टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ राइजिंग सेक्टर रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। ये सवाल डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये पॉइंट्स जो अब मैं बताने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इसको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है, इन एनी कंट्री, यानी किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में सेवरल सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, यानी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, यानी कुछ ऐसा टर्शरी सेक्टर होता है या सर्विसेज होती हैं जो बेसिक होती हैं। बेसिक सर्विस कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसी सर्विसेज जो हर हाल में किसी भी स्थिति में उस देश में रहने वाले लोगों को मिलना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। यानी किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को जो सर्विस देश के गवर्नमेंट के तरफ से मिलना ही मिलना चाहिए, उस सर्विस को बच्चों हम लोग कहते हैं बेसिक सर्विसेज। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स। जब देश में लोग रहेंगे तो लोगों का शरीर है और शरीर बीमार भी पड़ता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, तबीयत खराब हो जाता है, अचानक वायरल अटैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस देश की जनता बच्चों बीमार रहेगी, जिस देश के लोग बीमार रहने लगेंगे, क्या वो देश कभी तरक्की करेगा? क्योंकि उसका ह्यूमन रिसोर्स ही बीमार है। इसलिए लोगों का समय पर इलाज हो तो गवर्नमेंट्स कुछ सर्विसेज को बहाल करती हैं, बेसिक सर्विस, यानी वो मिलना ही मिलना चाहिए, जिसका नाम है हॉस्पिटल। तो देखो, हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा तो देश में सर्विस सेक्टर आगे बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर को ही कौन सा सेक्टर कहते हैं? टर्शरी सेक्टर। तो ये सर्विसेज मिलनी ही मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल्स होते हैं देश में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी खोलती है, ताकि जो गरीब जनता है, देश के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के इलाज कराएं या ज़्यादा पैसे देकर के डॉक्टर्स के पास इलाज कराएं, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रबंध किया हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, जहां बहुत ही कम खर्चे में इलाज हो जाता है। आगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी देश में लोग रहेंगे तो उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनके एडुकेशन की व्यवस्था भी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस देश की जनता लिटरेट नहीं होगी, एडुकेटेड नहीं होगी, वो देश भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये सब बेसिक सर्विसेज हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल्स। गवर्नमेंट तो बच्चों गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था करती है देश के हर एक जिलों में, हर एक कस्बों में, जहाँ गवर्नमेंट खुद टीचर्स को अपॉइंट करती है। वहाँ पर बच्चे फ्री में पढ़ाई कर पाते हैं। जिनके पास
पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अब देश में लोग हैं तो लोग एक जगह से दूसरे जगह कनेक्टेड भी रहना पसंद करेंगे। अब देश में रक्षाबंधन वगैरह जैसे त्यौहार आज मनाए जाते हैं तो राखियाँ एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती हैं। आप घर बैठे ऑर्डर करते हो, कोई भी सामान आपके घर में पहुंच जाता है, तो ये किसके चलते होता है? पोस्ट और टेलीग्राफ के चलते। पुराने समय में बच्चों जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठी एकमात्र माध्यम था जिससे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकें। तो आज पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस बहुत ये भी मॉडर्न हो चुका है और ये भी जरूरी है, क्योंकि लोग रहेंगे तो कम्युनिकेशन होगा। आगे पुलिस स्टेशन, यानी अब देश में लोग हैं, मान लो बहुत सारे लोग, तो सारे लोग तो अच्छे नहीं होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे भी शरारती तत्व होते हैं जो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, देश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर एक देश में पुलिस स्टेशन चाहिए। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी सेक्टर का। तो ये सर्विसेज खुद गवर्नमेंट देश में प्रोवाइड करती है, जिससे सर्विस सेक्टर क्या होता है? आगे बढ़ता है, बूम करता है, तेजी से आगे बढ़ता है। कोर्ट, लोग रहेंगे देश में, अगेन लोग हैं तो लोग आपस में लड़ेंगे भी, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए देश में क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं। आगे डिफेंस। अब मान लो जिस देश में हम लोग रहते हैं तो बाहर के तत्वों से और देश के अंदर में जो ऐसे तत्व हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि देश के लोग अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, या डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं देश के पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट को, तो उनसे लड़ने के लिए और देश को बचाने के लिए गवर्नमेंट आर्मी की व्यवस्था करती है, एयरफोर्स की व्यवस्था करती है, नेवी जो होते हैं हमारे देश में उनकी व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, और ये भी क्या कहलाता है? डिफेंस सर्विसेज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अब देश है, जनता है, तो देश में कचरा गंदगी फैलेगी, उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मी होते हैं, साफ सुथरा रखने के लिए, मलेरिया डेंगू वाले मच्छरों से लड़ने के लिए भी गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। आगे बैंक्स, अगेन देश में लोग हैं तो उनको पैसा रखने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए जहां पे वो सुरक्षित अपने पैसे को रख सके और जब चाहे वहां से निकाल सके। इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। यानी ये जितनी भी सर्विसेज बच्चों मैंने आपको बताया, ये सारी सर्विसेज बच्चों बेसिक सर्विसेज है। बेसिक सर्विसेज कहने का मतलब कि ये सर्विसेज लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए, और ये देश की सरकारें, गवर्नमेंट खुद ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस देश में रहने वाले लोगों को। इन अ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट हैज टू टेक, यानी गवर्नमेंट को एकदम लेना ही पड़ेगा जिम्मेवारी, इन सब सर्विसेज को देना ही पड़ेगा देश के लोगों को, और कोई उपाय नहीं है। तो इतने सारे सर्विसेज गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है, तो अब बताओ कि देश में टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सब सर्विसेज देना ही पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। यही लिखना है जब कभी भी क्वेश्चन आए कि देश में टर्शरी सेक्टर तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, तो पहला यही आंसर लिखना कि किसी भी देश में दुनिया के कुछ सर्विसेज बेसिक होती हैं, वो मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे एजुकेशन लोगों को मिलना चाहिए, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस, डिफेंस, पोस्ट, टेलीग्राफ, एकदम रट लो, याद कर लो, ये सारी सर्विसेज देश के लोगों को देना ही पड़ता है। गवर्नमेंट इज लायबल टू गिव दिस सर्विसेज टू द पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, इसलिए ये सर्विस आगे बढ़ेंगे, इसलिए टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है देश में? आगे बढ़ रहे हैं। आगे सेकेंड पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एटसेट्रा। देखो ध्यान देना, हमने ये सवाल में ही आंसर है, किस सेक्टर को रिप्लेस किया है टर्शरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर ही कारण है टर्शरी सेक्टर के ग्रो होने का। क्यों? ध्यान देना, प्राइमरी सेक्टर में जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, यानी खूब सारा धान, गेहूं, चावल, जब हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया एग्रीकल्चर में, HYB सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजर को, प्रोडक्शन बढ़ गया, तेजी से प्राइमरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, यानी खूब सारा प्रोडक्शन धान गेहूं का हो रहा है। अब धान गेहूं का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बच्चों, तो उस धान गेहूं को मार्केट तक पहुंचाने का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसको तो आप अपने घरों में तो नहीं रखोगे ना, बाजार में पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए ही किसान उसको पैदा करते हैं। अब बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या लगेगी आपको? ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां लगेंगी, ट्रक्स लगेंगे, मिनी ट्रक्स लगेंगे, तुमको रेल्स लगेंगे। तो ये सारी चीजें जो लगेंगी, ये किसका डिमांड बढ़ाती हैं? टर्शरी सेक्टर का। या कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में बढ़ावा होना, प्राइमरी सेक्टर का आगे बढ़ना ही कहीं ना कहीं कारण है टर्शरी सेक्टर को आगे बढ़ने का, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर आगे बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा, उसमें स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा। अब ये धान गेहूं ज्यादा हो गया तो जरूरी नहीं है कि तुम उसी दिन उसको मार्केट भेज दो,
कुछ दिन रखना पड़ता है, तो इसलिए स्टोरेज जैसे फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। ट्रेड यानी कि जब धान चावल गेहूं ज्यादा होगा तो उसको बेचने का भी जरूरत पड़ेगा, उसके लिए एक जगह होता है मार्केट, जहां पर लोग आते हैं, वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी कि खरीदते और बेचते हैं। और ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के साथ ही नहीं है बच्चों, इंडस्ट्री भी अगर आगे बढ़ेगा किसी देश का तो यही हाल होगा। इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा गुड्स का, गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उनको भी बाजार ले जाने का जरूरत पड़ेगा, और वो किससे जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन से। उनको सुरक्षित रखने का जरूरत पड़ेगा तो क्या करोगे? स्टोरेज खोलोगे, और स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? टर्सरी सेक्टर का। तो सेकेंड पॉइंट में बच्चों आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि जब किसी भी देश में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं वही दोनों सेक्टर का ग्रोथ कारण है टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ का। ऑटोमेटिक इन दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ होगा तो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे तो सामानों को ले जाने के लिए क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। अगेन स्टोरेज, उनको सही सलामत ढंग से रखना, अच्छे से प्रोक्योर करना ताकि चीजें खराब ना हो जाए, स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, और स्टोरेज इज द एग्जांपल ऑफ अगेन की विच सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। ट्रेड यानी कि जब कभी भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनको खरीदने और बेचने के लिए भी एक जगह चाहिए होगा जहां पे लोग आएंगे, चीज़ों को खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रेड होगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? किस सेक्टर में रखते हैं? सर्विस सेक्टर में। तो 2 पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि टर्सरी सेक्टर क्यों तेजी से आगे बढ़ा है, क्यों देयर इज राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। थर्ड पॉइंट इज if there is rise in the income level of the people, they start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools etc. मान लो ये एक इंसान है, ठीक, जिसका नाम है चंगू। पहले ये इंसान कमाता था 10,000 रुपया महीना, ठीक, आज के डेट के हिसाब से। तो ये 10,000 महीना कमाता था तो अपने घर के सारे कामकाज ये खुद ही करता था, क्योंकि इसके पास पैसे कम थे। अचानक चंगू का किस्मत चमका, और चंगू के किस्मत में चमकार आ गई और ये 2 लाख रुपया महीना कमाने लगा। अब इसके पास पैसे बढ़ गए तो ये रोज जो मेहनत करके रोटी खुद बेलता था, बनाता था, अब क्या सोचेगा? किसी दिन पैसा बहुत है इसके पास, इनकम लेवल बढ़ गया देश के लोगों के पास, ये सोचेगा कि चलो आज चलते हैं, आज रेस्टोरेंट में खा करके आते हैं, या डोमिनोज से आज हम पिज्ज़ा मंगाते हैं, या जोमेटो ओपन करके कुछ बढ़िया एकदम खाने का सामान जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन या कोई और भी चीज़, चाउमीन वगैरह मंगवाते हैं, घर पे खाते हैं। तो देखो इनकम लेवल बढ़ने के साथ लोगों का डिमांड भी चेंज हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। अब ये रेस्टोरेंट में खाने लगा, और रेस्टोरेंट भी क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? सर्विस। आगे ईटिंग आउट, बाहर होटल में खाने जाना, लोगों का इनकम बढ़ेगा, पैसा लेवल बढ़ेगा तो बाहर खाना पसंद करेंगे। टूरिज्म, पैसा बहुत हो गया अकाउंट में तो अब घूमने का भी मन करेगा। टूरिज्म इज अगेन द एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। मान लो पैसा हो गया, अब सोचेगा कि चलो मनाली शिमला घूम के आते हैं, देश में घूम के आ गया, फिर पैसा ज़्यादा उसके अकाउंट में है, सोचेगा चलो पेरिस घूम के आते हैं, पैसा बहुत है, थोड़ा घूम घाम के हम आते हैं, घूमने जाने का, यानी कि टूरिज्म अगेन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। शॉपिंग, खूब पैसा है, पहले कम पैसा था तो ये बेचारा सोचता भी नहीं था, एक ही टी शर्ट को पूरा रगड़ के पहनता था, रोज धोता था, उसी को पहनता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे कि टी शर्ट खरीदे। लेकिन अचानक उसका इनकम हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया इनकम लेवल, पैसा बढ़ गया। अब वो सोचेगा कि चलो एक दिन बहुत अकाउंट में बहुत पैसा है, तो एक दिन बेचारा सोचा चंगू कि चलो आज चलते हैं, आज शॉपिंग करके आते हैं, कुछ खरीद के आते हैं। गया, खूब सारा कपड़ा खरीद के ले आया। तो अगेन शॉपिंग इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल, खूब पैसा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाने से घबराते हैं, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनको लगता है कि डॉक्टर्स इलाज ठीक ढंग से करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनको पैसा देंगे, फिर उनका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उनके पास उनका इनकम लेवल बढ़ने लगेगा। तो इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चलती है बच्चों। पैसा आया तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ा, प्राइवेट स्कूल का डिमांड बढ़ा। जिनके पास पैसा होता है बच्चों, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो कहाँ पढ़ा रहे होते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं। तो देखो ये इस पॉइंट के कहने का मतलब यही है कि जब देश के लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, यानी उनके पास पैसे बढ़ने लगेंगे, ज्यादा होने लगेंगे पैसे, तो कुछ सर्विसेज अपने आप
एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। पैसा होगा तो लोग बाहर खाना पसंद करेंगे, घूमना पसंद करेंगे, टूरिज्म, बाहर शॉपिंग करना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना पसंद करेंगे, अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना पसंद करेंगे, घर में काम करने वाले दाई को रखेंगे, नौकर को रखेंगे, या घर में काम करने वाले दाई को रखेंगे, जो काम करने वाले लोग होते हैं। किसी भी काम के लिए बाहर के लोगों को हायर करेंगे, उनको पैसे देंगे और काम कराएंगे, खुद नहीं करेंगे। तो उन लोगों को भी रोजगार मिला, वो भी एक सर्विस सेक्टर है। अब घर में दाई काम करने आ रही है तो क्या आपको कोई प्रोडक्ट बेच रही है? क्या नहीं, घर में आती है, साफ सफाई करती है, चली जाती है, वो भी एक सर्विस सेक्टर है, उसके परिवार में भी पैसा आने लगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि लोगों का जब इनकम लेवल आगे तेजी से ऊपर जाएगा, यानी जब लोगों के पास पैसा बढ़ने लगेगा, तो कुछ सर्विसेज अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। अगला है certain new services such as information and communication technology have become important and essential। आज के डेट में बच्चों बिना आईटी के तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो किसी भी सेक्टर को कि वो आगे बढ़ सकता है। हर एक जगह, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हर जगह इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कंप्यूटर्स यूज होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, इंटरनेट यूज किए जाते हैं, ईमेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मोबाइल फोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी किस सेक्टर का है? टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर का एक वेपन आईटी देश के हर एक कोने में यूज हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसके चलते? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के चलते। ये जो स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है? आईटी का। जिस कैमरे से मैं ये शूट कर रहा हूं, किसका एग्जांपल है? आईटी। जिस एप्लीकेशंस का यूज करके मैं वीडियोस को एडिट करता हूं, वो कौन सा, किसका एग्जांपल है? आईटी। हर जगह आईटी है। हर छोटे से छोटे दुकान में भी आप जाइएगा तो वहां पर कंप्यूटर्स होते हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काउंटिंग के लिए, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, हर जगह बच्चों आईटी का यूज है। तो जब टर्सरी सेक्टर का एक वेपन, एक हथियार आईटी हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सोचो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है बच्चों, 4 कारण ध्यान रखना। जब कभी भी आज के बाद आपसे कोई सवाल पूछे कि टर्सरी सेक्टर क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ पहला पॉइंट में बच्चों बेसिक सर्विसेज याद रखना, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। सेकेंड पॉइंट में जरूर याद रखना कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में विकास होगा तो टर्सरी सेक्टर वहाँ भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर में ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि जब कभी भी देश के लोगों का इनकम लेवल आगे बढ़ेगा, उनके पास पैसा बढ़ने लगेगा, तो कुछ सर्विसेज तो अपने आप वो डिमांड करने लगेंगे, जैसे बाहर खाने जाना, बाहर घूमने जाना। टर्सरी सेक्टर की कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेटेस्ट जो नया आया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका यूज देश के हर जगह, हर कोने में, हर सेक्टर में होता है। इसलिए हम ये प्रूफ करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि टर्सरी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, या टर्सरी सेक्टर का विकास देश में बहुत ही आगे हो रहा है विथ कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। ये 4 हो गया, 4 पॉइंट्स ही तुमको आंसर में ये लिखना है। आगे, हाउएवर नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली। लेकिन सारे सर्विस सेक्टर बच्चों ग्रो नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कौन कौन से? सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार। देखो दिन भर बेचारे बैठे रहते हैं। अब आजकल बच्चों जो ऑनलाइन ट्रेड शुरू हो गया है, तो छोटे छोटे दुकानदारों का बिजनेस बहुत ठप हो गया है। वो दुकान में चुपचाप बेचारे कपड़ा का दुकान खोल के दिन भर बैठे रहते हैं। उनके दुकानों पे लोग जाते नहीं, क्योंकि आईटी आ जाने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से लोग घर बैठे सामानों का ऑर्डर कर लेते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स हो, चाहे वो कपड़े हों। जब घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो भी तो सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? चुपचाप वो बैठे रहते हैं दिन भर दुकानों में, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रिपेयर पर्सन, वैसे लोग जो छोटी छोटी चीज़ों के रिपेयर्स में करते हैं, जो कपड़ा फटता है तो जैसे जो कपड़े जब फट जाते हैं उनको जो सिलते हैं, जो जूते फटते हैं सिलते हैं, जो छोटे छोटे टीवी बिगड़ता है उसको रिपेयर करते हैं। किसी भी रिपेयर का बिजनेस भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है और लोग सामान को नया खरीद रहे हैं, वो रिपेयर बहुत कम लोग करा रहे हैं। लेकिन पहले कैसा सिस्टम चलता था कि देश में लोग रिपेयर ज्यादा करते थे, यानी एक ही सामान को ज्यादा दिन तक चलाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का इनकम लेवल कम था। आज लोगों का इनकम लेवल ज्यादा होने के चलते कोई भी सामान खराब होता है लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयर नहीं कराते। तो जो लोग रिपेयर करने वाले लोग थे, आपके जूते सिला करते थे, उनका बिजनेस कॉबलर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, कम हो रहा है।
ट्रांसपोर्ट पर्सन। अब जो लोग ट्रांसपोर्ट पर्सन है यानी कि बड़े बड़ी ट्रकें और बसें चलाते हैं, चलो बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट जो है वो देश को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग बसों को या ट्रकों को चला रहे होते हैं, उनमें काम कर रहे होते हैं, उनका सैलरी बच्चों बहुत कम है। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। they barely manage to earn a living and yet they perform these services। बहुत बेयरली, बहुत मुश्किल से वो मैनेज कर पा रहे हैं अपने लाइवलीहुड को, यानी कि बहुत कम कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस सर्विस दे रहे हैं लोगों को, आज भी सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क अवेलेबल टू देम, क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है काम करने का, कोई और जगह नहीं है काम करने का, इसलिए मजबूरी में वो लोग वो काम को कर रहे हैं और बेयरली मैनेज कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर नो डाउट तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सारे आपके मैप्स बता रहे हैं, सारे डेटा बताएंगे कि सर्विस सेक्टर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी में से जो छोटे छोटे सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, जो ठेला पे स्ट्रीट्स में सामानों को बेचते हैं, उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन का अभाव है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि उनको भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करे, जिससे कि उनकी भी ज़िंदगी सुधर सके, उनका भी लाइवलीहुड अच्छा आगे बढ़ सके। आगे के स्लाइड में चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि देश की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है, या देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है। उस सेक्टर का नाम है बच्चों टर्शरी सेक्टर। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग ये देखने जा रहे हैं वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी तीनों सेक्टर में से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर में से अधिक लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में, काम देने के मामले में कौन सा सेक्टर आगे है, इसमें यही पढ़ेंगे। कंपैरिजन है 2 स्लाइड्स का, कंपैरिजन है 2 ग्राफ्स का, ध्यान देना ये ग्राफ आपके बुक से ही लिया गया है। पहला जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था बच्चों वो भी था शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, लेकिन वो रुपीज में था और ये परसेंटेज में है। अब ध्यान देना 1973-74 में जो जीडीपी में ग्रोथ था, परसेंटेज था, वो लगभग प्राइमरी और टर्शरी का बराबर था। टर्शरी थोड़ा सा ज़्यादा था परसेंटेज के मामले में, लेकिन पैसे के मामले में कौन सा ज़्यादा था? हम लोगों ने क्या देखा था? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन 13-14 आते आते हर एक मामले में टर्शरी सेक्टर बहुत आगे निकल गया। यानी देश के जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक था? तो एकमात्र सेक्टर जिसका नाम है टर्शरी सेक्टर। तो जीडीपी में योगदान सबसे अधिक, याद रखना टर्शरी सेक्टर। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, और क्यों ये भी पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में सब कुछ देख लिया है, आगे चलते हैं। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी देने के मामले में कौन सा सेक्टर आगे है, ध्यान देना। तो 1972-73 का ये ग्राफ है और 11-12 का ये ग्राफ है। थोड़ा सा चेंज है ईयर में, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। तो 1972-73 का डेटा ये कहता है कि उस साल प्राइमरी सेक्टर में लगभग देश के 74% लोग काम करते थे। यानी देश के 74% लोग किस सेक्टर में काम करते थे? प्राइमरी सेक्टर में। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। और ये कब का बात है? 1972-73 का बात है। यानी 1972-73 में कितने परसेंट लोगों को रोजगार देता था? प्राइमरी 74%, यहाँ लिखा हुआ है 74। और सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? 11%। और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? 15%। लेकिन 2011-12 आते आते प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं? अभी भी 49%, यानी देश की आधी जनता अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। 24% रोजगार देने में कौन है? सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी में कितने परसेंट लोग काम करते हैं आज के डेट में? 27%। ये याद रखना, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, परसेंटेज के हिसाब से भी पूछ सकता है कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। हम लोगों ने ये देखा कि टर्शरी सेक्टर ग्रोथ तो ज़्यादा कर गया, लेकिन रोजगार देने के मामले में अभी भी प्राइमरी सेक्टर सबसे आगे है। यानी अगर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि जीडीपी में ग्रोथ किस सेक्टर का सबसे अधिक है, या जीडीपी में योगदान
देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किस सेक्टर का अधिक है, तो आंसर क्या मारोगे, टर्सरी सेक्टर। लेकिन इंप्लॉयमेंट देने के मामले में, यानी देश में लोगों को रोजगार देने के मामले में कौन सा सेक्टर अभी भी आगे है, तो बच्चों प्राइमरी सेक्टर। और यह कोई अच्छा खुशखबरी नहीं है, अभी भी देश की आधी जनता यानी लगभग 50% जनता कहां लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में। इसलिए यह खुशखबरी नहीं है कि देश का वो सेक्टर जिसका देश की जीडीपी में आज के डेट में सबसे कम योगदान है, उसमें देश की आधी जनता लगी हुई है, काम कर रही है। सोचो देश में बेरोजगारी होगा कि नहीं होगा, गरीबी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देश के आधे लोग उस काम को करने में लगे हुए हैं जिस काम का योगदान जीडीपी में कुछ ज्यादा है ही नहीं, कम है। यानी मतलब लोग अनप्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, यानी ऐसे काम में लगे हैं जिसका प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है। इसीलिए देश में गरीबी है, देश में भुखमरी है, देश में लोगों के पास पैसे कम है, यही एक कारण है। और ऐसा क्यों है, ऐसा शिफ्ट क्यों आया, हम लोग आगे की स्लाइड्स में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि टर्सरी सेक्टर में इतना ग्रोथ हुआ और अधिक लोग टर्सरी सेक्टर में काम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? हमने ये देखा बच्चों कि देश के जीडीपी में सबसे अधिक शिफ्ट आया, एक चेंज आया, योगदान किसका आगे बढ़ा तेजी से, टर्सरी सेक्टर। तो इसके हिसाब से तो देश की आधी जनता कहाँ कम काम करनी चाहिए थी, टर्सरी सेक्टर में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देश की आधी जनता किस सेक्टर में काम करती है, प्राइमरी सेक्टर में। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, आगे देखते हैं। और ये सवाल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि देश में जो शिफ्ट टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में देखने को मिला वो एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं है, ये सवाल आ सकता है। तो ध्यान देना अच्छे से। इट इज बिकॉज not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आगे तो बढ़ा, लेकिन ये जॉब देने में फेल रहे हैं। देखो इनमें ग्रोथ लगभग 9 टाइम्स आया है, आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि 9 गुना तेजी से आगे बढ़े हैं सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर लगभग, लेकिन इंप्लॉयमेंट देने के मामले में सिर्फ 3 टाइम्स, यानी 3 गुना ही ये इंप्लॉयमेंट दे पाए। इसका कहीं ना कहीं कारण बच्चों ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में हम बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। जो काम पहले लोग किया करते थे, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, जो हाथों से काम किया करते थे, अब वो काम किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा। तो एक मशीन बच्चों 100 लोगों का, 1000 लोगों के बराबर अकेले काम कर देता है। टर्सरी सेक्टर में आईटी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके चलते सारे के सारे काम कंप्यूटर्स देख ले रहे हैं। तो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर चलाने के लिए एक स्किल्ड आदमी काफी, और एक स्किल्ड आदमी और एक कंप्यूटर हजारों लोगों का काम कर देते हैं। जो हजारों लोग पहले अकाउंट्स अपने हाथों से देखा करते थे, वो अब एक स्किल्ड इंसान और एक कंप्यूटर अपने आप कर सकता है। तो यहां पर ये इस सेक्टर का इसीलिए योगदान तो बढ़ा, देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार देने के मामले में, इंप्लॉयमेंट देने के मामले में ये फिसड्डी रहे, पीछे रहे। सिर्फ 3 गुना ही इंप्लॉयमेंट दे पाए ये सेक्टर्स। एज अ रिजल्ट अब यहां रोजगार है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री, यानी देश के आधे से ज्यादा वर्कर आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। मजबूरी है, देश के आधे वर्कर्स कहां काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी में लगे हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के पास इंप्लॉयमेंट है ही नहीं, तो मजबूरी में लोग कहां काम करने जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में। और इसी के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन जबकि प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जबकि देश की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1/4 ही एग्रीकल्चर सेक्टर दे पा रहा है। यानी देश की जीडीपी में जो सबसे 1 क्वार्टर का ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वहां देश के 50% लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। देश के अधिक लोग वहां काम करने चाहिए जहां जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो लोग भी आगे बढ़ेंगे और देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब लोग अधिकतर उस सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जिसका प्रोडक्शन या जिसका कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में कम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों की गरीबी तो बढ़ेगी, या लोगों के पास परचेसिंग पावर कम होगा, लोगों का इनकम लेवल कम रहेगा। अब आगे देखते हैं, ध्यान देना।
वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम्स में आता है 1 मार्क्स में। या दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बच्चों हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले एक कहानी सुन लो। इस कहानी को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ध्यान देना। स्टोरी ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी का कहानी है। लक्ष्मी इज ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, यानी ये 2 हेक्टेयर का लैंड है। किसका लैंड है? ये जमीन है लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर की जमीन है और ये अनइरिगेटेड लैंड है, यानी यहां सिंचाई का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां लिख लो अनइरिगेटेड लैंड, यानी यहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, यानी ये पूरी तरह से बारिश के पानी पर ये डिपेंडेंट है, यानी रेन पे, मानसून पे डिपेंडेंट है ये जमीन। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, यानी ये साल में सिर्फ 2 ही क्रॉप कर पाती है ग्रो, या तो ज्वार नहीं तो अरहर। और ये क्रॉप्स कैसे क्रॉप है बच्चों? खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है? जून जुलाई में, यानी मॉनसून के साथ, यानी मॉनसूनल बारिश के ऊपर इसका पूरी की पूरी खेती निर्भर है। तो जब बारिश होता है जिस सीजन में, उस सीजन में यानी खारिफ के सीजन में 2 ही क्रॉप की खेती कर पाती है ये, ज्वार और अरहर की, बस इतना ही खेती कर पाती है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, यानी लक्ष्मी के परिवार में टोटल 5 लोग हैं, वर्क इन द सेम प्लॉट थ्रू आउट द ईयर, और ये 5 साल भर में इनके पास और कोई काम नहीं है, 5 इसी प्लॉट में लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। और वही ज्वार और अरहर, बस एक सीजन का क्रॉप साल भर में ये लोग उगा पा रहे हैं। वाई? ऐसा क्यों है? दे हैव, यहां पर दे होगा, दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि इनके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, या इनके पास कह सकते हो कि काम ही नहीं है, कोई इनको जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ही नहीं मिलता है, इसलिए मजबूरी में ये 5 इसी जगह काम कर रहे हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, आप देख रहे हैं कि 5 काम कर रहे हैं। नॉन रिमेन आइडल, कोई भी खाली घर में नहीं बैठा है, 5 के 5 काम कर रहे हैं। बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन सच्चाई ये है, देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, यानी कि वो अपने पूरी पोटेंशियल से, पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। अब सोचो कि खेत एक है, एक ही सीजन का क्रॉप है, तो इन 5 में से कोई एक बंदा भी अगर चाहे तो ये खेती कर सकता है, बाकी के 4 लोग जो घर में हैं वो कहीं और जाकर के काम करते तो घर का इनकम क्या होता? बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको बाहर कहीं काम मिल नहीं पा रहा है और ये मजबूरी में इसी जगह में काम कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 5 काम करने जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है, 5 काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 को जितना काम करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहे हैं। और इसी को बच्चों कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयड या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है समझना, ईच वन इज डूइंग सेम वर्क, ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। लेकिन क्या 5 के पास दिन भर का काम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसी को बच्चों हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी, यानी देखने में ऐसा लग रहा है कि घर के 5 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा सबको पता है कि रोज कुदाल लेकर के सब खेत में जाते हैं, काम कर रहे होंगे, लेकिन जो काम एक इंसान कर सकता है उसको 5 कर रहे हैं। सोच रहे हो इसको, एक इंसान भी ये काम कर सकता है घर का, 5 को मजबूरी है करना वो, क्योंकि और कोई उनके पास काम ही नहीं है। तो क्या 5 अपने पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं? क्या 5 को जितना काम करना चाहिए क्या वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और इनको देखने से लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड है। इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये साफ है कि देखने से लगेगा कि वो इंसान काम पर जा रहा है, लेकिन वो इंसान काम तो कर रहा है, लेकिन अपने फुल पोटेंशियल का, पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो इंसान एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है, उसके पास सच में काम नहीं है। आगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इसको देख लो, बुक में लिखा हुआ है तुम्हारे, वेयर पीपल
पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, यानी वो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन सारे के सारे लोग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम है ही नहीं। अगेन द केस ऑफ लक्ष्मी। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, यानी ये छिपी हुई बेरोजगारी है, देखने से नहीं लगेगा कि वो बेरोजगार है लेकिन एक्चुअल में वो बेरोजगार ही हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, अगर कोई इंसान घर पे चुपचाप बैठा हुआ है तो तुम उसको देख करके कह सकते हो कि ये अनएम्प्लॉयड है, लेकिन यहां पर भी ये लोग घर में बैठे ही हुए हैं लेकिन देखने से क्या लग रहा है ये काम पर जा रहे हैं। इसी को बच्चों कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पता नहीं चल पाता देखने से, ये और खतरनाक है। अब मान लो कोई इंसान गरीब तुमको दिख जाएगा, तुम उसको कुछ खाने के लिए दे दोगे, लेकिन कोई इंसान कुदाल लेकर के जा रहा है खेत पे तो तुमको क्या लगेगा कि इसके पास काम है, जबकि उसकी स्थिति उससे भी खराब है जिसको तुम खाना दे करके आए हो। इतना ये गंदा, इतना ये खराब सिचुएशन है हमारे देश का, और ये मेनली कहां पर पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। आगे ध्यान देना, क्योंकि हमने अभी देखा क्लियरली विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देखने से नहीं पता चल पाता कि वो इंसान एक्चुअल में एम्प्लॉयड है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये इस खेत में सारे के सारे लोग अपने फुल पोटेंशियल से, पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग खेत पर तो जा रहे हैं लेकिन सबके लिए पूरा काम वहां पर मौजूद नहीं है। ये सारे लोग क्या है? अंडर एम्प्लॉयड, या ये किससे सफर कर रहे हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। आगे, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी ये अधिक हमारे देश में कहां पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां गांव में घर के सारे लोग एक ही खेत में खेती कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि उनमें से कुछ लोग, एक ही दो लोग खेती करें, बाकी लोग बाहर कमाएं तो सबकी स्थिति सुधर जाएगी। बट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं और भी सेक्टर में ये छिपी हुई बेरोजगारी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, यानी हजारों कैजुअल वर्कर हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में भी ये है। इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो रोज सुबह उठ करके काम के खोज में जाते हैं लेकिन काम उनको मिलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस सेक्टर में पेंटर को ले लो। अब पेंटर है, वो घर से बाहर निकला काम के तलाश में, अगर उसको काम मिल गया कहीं पेंट करने का तो ठीक है, वो घर पेंट कर दिया, उसको पैसा मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों की सालों भर उसको काम मिलता है। वो साल में 365 दिन होते हैं, वो रोज घर से निकलता है लेकिन साल में वो करीब 200-250 दिन ही काम कर पाता है, बाकी दिन वो चुपचाप घर में बैठा रहता है। तो देखने से क्या लगता है कि वो तो पेंटर है, वो तो काम कर रहा होगा सालों भर, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको जब काम मिलेगा तभी वो काम करेगा, जब काम नहीं मिलेगा तो वो कहां से काम करेगा? एग्जाम्पल, पेंटर्स, प्लम्बर्स के साथ भी सेम सिचुएशन है। अब सभी लोगों के घर का नल एक ही दिन खराब तो नहीं हो जाएगा कि उसको रोज काम मिल जाएगा। अब प्लम्बर है, उसको नल बनाने आता है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। अब कोई काम आया तब वो जा करके नल ठीक करके फिर घर पे आ गया, बाकी के टाइम वो क्या है? बेरोजगार है, खाली घूम रहा है। उसको कोई और काम भी दिया जाए तो वो कर सकता है। तो देखो, छिपी हुई बेरोजगारी है। देखने से लग रहा है कि वो इंसान काम कर रहा है, काम पर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम उसके पास है नहीं। बच्चों, रिपेयर पर्सन, वो लोग जो रिपेयर कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जूतों का रिपेयर, शूज़ का, अभी मैंने बताया आपको, टीवी का रिपेयर, तो रोज रोज सामान तो खराब नहीं, उनका काम है रिपेयर करना, लेकिन जब उनके पास काम आएगा तभी वो जाएंगे काम करने, बाकी टाइम तो वो खाली बैठे रहेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए इसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, सबको बच्चों हर रोज काम नहीं मिल पाता। बड़े बड़े शहरों में तुम देखोगे तो चौक चौराहों पर लेबर्स इकट्ठा रहते हैं, वहां पे जमा रहते हैं कि कोई आए और उनको काम मिले, ताकि वो जा करके दिन भर मेहनत करके, मजदूरी करके रोज का अपना उस दिन का भरण पोषण के लिए पैसा कमा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बच्चों रोज रोज, किसी दिन उनको काम मिलता है तो किसी दिन उनको काम नहीं मिलता है। और इसी तरह के बेरोजगारी को बच्चों कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कारण है कि प्राइमरी सेक्टर में आधा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में वो जो आधे से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। प्राइमरी सेक्टर में उतने लोगों का काम है नहीं। देश, जैसे एक एग्जांपल ले लो अमेरिका का, अमेरिका में सिर्फ 0.5% जनसंख्या जो है वो फार्मर है, और उतने ही परसेंट लोग पूरे देश की खेती कर लेते हैं। और हमारे देश में कितने परसेंट लोग हैं? 50% लोग फार्मर हैं। यानी अमेरिका में 200 में से एक इंसान फार्मर है, और भारत में हर दूसरा व्यक्ति क्या है? किसान है।
जरूर ध्यान रखना, इसको याद रखना। हर दूसरा व्यक्ति किसान है, तो क्या एग्रीकल्चर में इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखने से तो लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल, फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग आधे आधा काम कर रहे हैं, कम कम काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। और इसी अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से बच्चों जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है देश में, जिसके चलते प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, अब प्रॉब्लम पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आ सकता है कि कैसे हम रोजगार को क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसका फायदा ये होगा कि अब आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे रोजगार बढ़ सकता है देश में, या कैसे देश में एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट कर सकते हैं, देश में रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सीखो, इसको जरूर जानो कि देश में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का अभी अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ा कि उसके पास 2 हेक्टेयर का जमीन था, वो साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर पाती थी, अरहर और ज्वार एक ही सीजन का क्रॉप, क्योंकि उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी का अभाव था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे थी? रेन पे थी। विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, ये कहानी मैंने आपको बता दिया है। उसके पास 2 हेक्टेयर का लैंड था और वो अनइरिगेटेड था, यानी कि वहां पानी की व्यवस्था सालों भर नहीं थी। तो चलो देखते हैं रोजगार को कैसे बढ़ावा देना है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे देश में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट है वाटर फॉर इरिगेशन। ये जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का जो 2 हेक्टेयर का खेत था, इसका एग्जाम्पल लो। अगर मान लो देश की गवर्नमेंट या बैंक्स लक्ष्मी को पैसा दे देती, लक्ष्मी उस पैसे से अगर अपने इस जमीन में एक वेल यानी कि कुआं खुदवा लेती, और कुआं में बरसात का पानी भर जाता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता, उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी हो जाती लक्ष्मी के पास। अब इस कुएं को खुदवाने का फायदा ये होता बच्चों कि वो जो साल में एक ही क्रॉप कर पाती थी, बारिश के दिन में ज्वार और अरहर का एक ही सीजन का क्रॉप कर पाती थी, वो अब क्या कर सकती है? वो अब रबी के सीजन में भी, क्योंकि अब उसके पास वेल में पानी है, अब रबी के सीजन में भी वो व्हीट उगा सकती है, गेहूं उगा सकती है। और व्हीट जब उगने लगेगा तो उसके पास क्रॉप बढ़ गया, यानी खेती में जो पहले सिर्फ एक सीजन का क्रॉप होता था, अब उसके पास कितने सीजन का क्रॉप होने लगा? 2 सीजन का, यानी सालों भर वो इंगेज रहेगी, सालों भर उसके पास अब काम हो गया, काम मिल गया। यानी यहां डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, काम बढ़ रहा है। देखो, वाटर फॉर इरिगेशन, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी, सरकार कुछ पैसा दे देती या बैंक कुछ लोन दे देते लक्ष्मी को, टू कंस्ट्रक्ट अ वेल, एक कुआं खोदने के लिए, विथ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। लक्ष्मी कैन टेक सेकेंड क्रॉप, लक्ष्मी एक दूसरा क्रॉप भी दूसरे सीजन में उगा सकती थी, व्हीट यानी गेहूं रबी सीजन में, ड्यूरिंग द रबी सीजन। मोर क्रॉप्स कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2, यहां 2 है, 2 पीपल फॉर 50 डेज, यानी अब उसके घर के 2 और लोगों को काम मिल जाएगा 50 दिन के लिए। क्योंकि रबी के सीजन में जब गेहूं लगेगा तो गेहूं को बुआई होता है, सोविंग पीरियड होता है, बुआई के बाद उसमें तुमको ये फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना पड़ता है, फिर हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा। इन सारे कामों में 2 लोग तो फंसे रहेंगे, 2 लोगों को पूरा फुल पोटेंशियल से काम करना पड़ेगा, 2 लोगों को पूरा का पूरा रोजगार मिल गया। तो देखो, इंक्लूडिंग सोविंग, वाटरिंग यानी कि गेहूं के बुआई, उसमें पानी देना, फर्टिलाइजर डालना और गेहूं की कटाई, इन सारे कामों में घर के 2 लोग जो हैं वो इंगेज रहेंगे। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत सारे लोगों को अभी भी रोजगार दिया जा सकता है।
ताकि वो पहले जो उनकी स्थिति से उसमें स्थिति थी उसमें कुछ सुधार आ सके। सिर्फ लक्ष्मी का तो एक एग्जाम्पल है बच्चों, देश के में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास अनइरिगेटेड लैंड है, जिसके अभाव में वो साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट या बैंक्स उनको पैसा दे दे या ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे इरिगेशन का, वहाँ डैम बनवा दे, कैनाल्स बनवा दे, तो उनकी स्थिति सुधरेगी। वो वहाँ पर और क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने का मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा काम, तो उनकी स्थिति ऑटोमेटिक सी बात है क्या होगी, सुधरेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही खुद किया जा सकता है और ज़्यादा रोजगार खुद एग्रीकल्चर सेक्टर में इटसेल्फ हो सकता है अगर गवर्नमेंट प्रयास करे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर इरिगेशन के लिए वाटर की व्यवस्था हो जाए तो रोजगार जनरेट खुद ब खुद हो जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट में पहला पॉइंट याद रखना कि इरिगेशन फैसिलिटी जरूर ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अगला है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। कैसे देखना, लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, यानी अब लक्ष्मी और उसके जैसे किसान ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कौन सी फैसिलिटी मिल गई है, इरिगेशन की, अब पानी की कमी नहीं है। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल द सरप्लस, अब उनके पास ज्यादा अनाज है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अब उनका अनाज ज्यादा हो गया है, यानी जितना उनको घर में चाहिए यूज के लिए, खाने के लिए, उसके अलावे जो अनाज बचा उसको क्या कहेंगे, सरप्लस। तो अब उनके पास सरप्लस अनाज है, यानी अधिक अनाज है। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाई टाउन, अब उस सरप्लस को बेचने के लिए उनको महसूस होगा, अब इस सरप्लस को बेचने के लिए उनको जरूरत महसूस होगा किस फैसिलिटी का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का। यानी अब गांव से, मान लो ये विलेज है उनका और ये है नियर बाई टाउन, यानी कि सीधा कहने का मतलब मार्केट। अब गांव से मार्केट में उनके सरप्लस अनाज को पहुंचाने के लिए उनको किस फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की, यानी कि गाड़ियों की, ट्रक्स के, मिनी ट्रक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, और अगर यहां पर सरकार कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देगा ट्रांसपोर्टेशन में, यानी वहां पर ट्रक्स वगैरह की फैसिलिटी, अच्छे रोड्स को अच्छा बना देगा, एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, और इनके क्रॉप्स को अच्छे से रखने के लिए गवर्नमेंट अगर यहाँ स्टोरेज बनवा देता है, गवर्नमेंट अगर स्टोरेज फैसिलिटी दे देता है ताकि इनके क्रॉप्स सुरक्षित रह सके, और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, और गांव में अच्छे अच्छे रोड्स बनवा दे, दिस कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स, इसके चलते फार्मर्स तो अपना गुड्स जल्दी से जल्दी मार्केट में बेच ही देंगे, उनके पास पैसा आ ही जाएगा, और साथ ही साथ बट ऑल्सो सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, उन लोगों के लिए भी रोजगार यहां पर जनरेट होगा जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो लोग व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनके लिए भी कमाने का, पैसे कमाने का यहां पर एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का फैसिलिटी अगर बढ़ा देता है तो गांव के लोग अपने सरप्लस अनाज को बेचने के लिए नियर बाई टाउन में उसको ले जाएंगे, और उसके चलते गांव वालों को तो पैसा मिलेगा ही, यहाँ के व्यापारी भी खुश रहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट में, यानी कि जो ट्रकों के ड्राइवर्स हैं, जो सामान को ले जाने पहुंचाने में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया है तुम लोगों को। आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कि चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी सस्ता लोन, किस लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। कैसे, लक्ष्मी ऑल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट, यानी लक्ष्मी को खेती करने के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी खेती का सीजन आएगा तो उसको सीड्स खरीदना होगा, सीड्स खरीदने में भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा। फर्टिलाइजर्स खरीदने होंगे, डालने होंगे सीड्स में ताकि जो प्रोडक्शन हो वो और बढ़ जाए। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, उसको कुदाल वगैरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स खेती में इस्तेमाल होते हैं, उसको खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। पंप सेट भी उसको चाहिए, क्योंकि कुआं तो आ गया, लेकिन कुआं से पानी निकाले कैसे, कुआं से पानी कैसे निकाला जाता है, पंप सेट से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें मोटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से पानी निकालते हैं। तो ये सब कुछ खरीदने के लिए लक्ष्मी को क्या चाहिए होगा बच्चों, पैसा। अब पैसा चाहिए लेकिन पैसा है नहीं,
तो फिर से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर पैसा नहीं रहेगा तो लक्ष्मी कहाँ से खरीदेगी सीड्स, नहीं खरीद पाएगी तो खेती कहाँ से करेगी। तो इसलिए गांव के जो छोटे किसान होते हैं बच्चों, वो जाते हैं गांव के ही मनी लेंडर के पास, क्योंकि वो आसान होता है, बस उनके घर जाना होता है, पैसा आसानी से मिल जाता है। लेकिन मनी लेंडर्स जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो 1 लाख रुपया किसी ने मनी लेंडर से लोन लिया, तो मनी लेंडर्स का जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 5% पर मंथ, यानी 1 महीने में 5,000, तो 12 महीने में यानी 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों, 60,000। यानी 1 साल तक आपने पैसा अगर 1 लाख रख लिया तो अगले साल उसको कितना देना पड़ेगा, 1,60,000। सोचो, छोटे छोटे किसान बेचारे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से देंगे, ये तो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, यानी कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। ये तो एम्प्लॉयमेंट तो दूर की बात है, पैसा कमाना तो दूर की बात है, जो जमीन है वो भी बिक जाएगा देने में। इसीलिए ये पॉइंट कह रहा है गवर्नमेंट को चाहिए या बैंकों को चाहिए कि चीप रेट में यानी सस्ते रेट में लोन प्रोवाइड करें, किसको, फार्मर्स को, किसके जैसे, लक्ष्मी जैसे, ताकि वो समय पर सीड, फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीद लें और खेती बाड़ी शुरू करें। तो हाँ भाई, बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सस्ता होता है, 10% तक होता है, यानी 1 लाख रुपया कोई लेगा तो 1 साल में 1,10,000 ही देना पड़ेगा। तो ये जो 50,000 1 साल में बच रहा है, ये किसका हो जाएगा, लक्ष्मी का हो जाएगा। तो समय पर पैसा आना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। समय पर लक्ष्मी को पैसा मिल जाएगा तो समय पर वो खेती कर लेगी, समय पर खेती करेगी तो उसके घर के सारे लोग, जो भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनको काम मिल जाएगा, वो काम करेंगे, काम शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट। तो सस्ते रेट पे पैसा मिलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में या क्रिएशन में। अगला पॉइंट है, प्रोमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। सेमी रूरल एरिया का मतलब होता है बच्चों अर्ध ग्रामीण क्षेत्र। सीधा करने का आशय यह है कि न गांव ही न शहर ही, बीच का कुछ, यानी कि बड़ा गांव कह सकते हो। यानी अगर किसी छोटे गांव के बगल में कोई बड़ा गांव है तो वहां पर हम सेटअप कर सकते हैं। वहां पे हम क्या सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल। एक एग्जाम्पल, मान लो कोई फार्मर है, ये पल्स क्रॉप की खेती करता है, जैसे अरहर, चना, उसको चिकपी कहते हैं, चना का खेती कर रहा है, मटर का खेती कर रहा है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, पल्स क्रॉप को डायरेक्टली सेल कर देते हैं मार्केट में। लेकिन अगर एक दाल मिल बन जाता है, देखो एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, सेटिंग अप अ दाल मिल। अगर गांव के अंदर एक दाल मिल सेटअप हो जाता है तो जो किसान डायरेक्ट ग्राम बेच देता था, चना बेच देता था, या जो किसान डायरेक्ट अरहर बेच देता था और उसको मात्र 60 रुपया पर केजी के हिसाब से अरहर का मिल रहा था पैसा, वो अगर दाल मिल में ले जाकर के दाल बना देगा तो उसी क्रॉप का उसको 100 रुपया पर केजी के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी यहां पर वैल्यू एडिशन भी हो गया, उसके क्रॉप का वैल्यू भी बढ़ गया। यानी कि अगर लोकल इंडस्ट्री सेटअप होंगी, दाल मिल सेटअप होगा, तो दाल मिल में काम करने के लिए भी लोग चाहिए। तो अगेन क्या यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहे हैं। आगे, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज। अगर वहीं पर गांव में एक कोल्ड स्टोरेज खुल जाए। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है बच्चों, कोल्ड स्टोरेज वो जगह होता है जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सही ढंग से रख पाते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज है, यानी कि यहाँ पर एसी वगैरह की फैसिलिटी है, ताकि जो भी किसान उगा रहे हैं पोटैटोज, टोमेटोज, उसको ढंग से यहाँ पर रख सके, स्टोर रख सके। और स्टोर किस लिए रखेंगे, क्योंकि सीजन में दाम बहुत कम रहता है। जब सीजन में तुम टमाटर वगैरह खरीदने बाजार जाओगे तो तुमको 10 रुपये किलो मिलेगा। सीजन में जब प्याज भी खरीदने जाओगे तो 10 रुपये किलो मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन यही कोल्ड स्टोरेज में 2 महीना तक फार्मर्स अगर उसको रख देंगे तो क्या होगा, जो 10 रुपया मिलता था वो 40 रुपये किलो मिलेगा, यानी कि पैसा और ज्यादा आएगा। किसके पास ज्यादा आएगा, फार्मर्स के पास। और कोल्ड स्टोरेज में जो लोग काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। सेम हनी कलेक्शन सेंटर्स, इसी तरह से बच्चों गांव में अगर हनी कलेक्शन सेंटर बना दिया जाए, जहां पर जो फार्मर्स हनी की फार्मिंग करते हैं वो अपना हनी यहां लेकर के आएंगे। यहां पर अगर प्रॉपर पैकेजिंग का, लेबलिंग का व्यवस्था होगा तो उनके हनी को प्रॉपर पैकेज करके उसके प्राइस को बढ़ा करके बेचा जा सकता है। तो इन सभी कामों में क्या क्रिएशन हो रहा है, रोजगार का। तो ये जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ध्यान रखना कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी और है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड को अभी पूरा रिकॉल करते हैं फिर। अगर बेटर इरिगेशन फैसिलिटी हो जाएगी तो कोई भी फार्मर एक से ज़्यादा सीजन में क्रॉप को ग्रो कर लेगा, जिससे उसका अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा और साथ ही साथ उसको पैसे भी आ जाएंगे। उसका क्रॉप भी सरप्लस क्रॉप जो है वो मार्केट में बेच सकता है। अगला, जब ज़्यादा क्रॉप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की फैसिलिटी आएगी, जिससे कि इनको भी रोजगार मिलेगा।
चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, सस्ते दामों पे अगर लोन मिल जाए तो जो फार्मर्स हैं वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीड्स वगैरह खरीद के टाइम पर अपना कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। अगला है, अगर लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगी तो उस इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, और साथ ही फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है उनमें वैल्यू एडिशन आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दूसरे स्लाइड में भी इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो चलते हैं आगे, ध्यान देना, उसी स्लाइड को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला पॉइंट है और सबसे बड़ा पॉइंट है एडुकेशन। अगर जिस देश की जनता अनएडुकेटेड रहेगी उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार आज के समय में उन्हीं को मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास एजुकेशन होता है। तो देखो ध्यान देना, इन इंडिया आउट ऑफ 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29, यानी 60% की जनसंख्या 5 साल से 29 साल के बीच में है, जिसमें से सिर्फ 51% ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा पाते हैं। बाकी लोग नहीं जा पाते हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो, गरीबी के कारण वो कहीं और काम करने में लग जाते हैं, वो जो उम्र पढ़ाई करने का है उस उम्र में वो पैसा कमाने में लग जाते हैं, जिसके चलते वो और पीछे और गरीब होते जाते हैं। क्योंकि अगर वो पढ़ाई कर लिए होते तो उनको कोई स्किल्ड जॉब मिलता, कोई स्किल्ड काम करने के लिए उनको मिलता। द रेस्ट आर एट होम, बाकी जो हैं, जो नहीं काम पर जा रहे हैं, वो या तो घर पे हैं, नहीं तो वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबरर्स, नहीं तो एज अ चाइल्ड लेबरर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में वो नहीं जा पा रहे हैं। अ स्टडी कंडक्टेड बाय नीति आयोग estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the educational sector alone। इस पर ध्यान देना, नीति आयोग ने ये ऐसा अनुमान लगाया है कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर एलोन। देखो अब इतने सारे लोग, लगभग 10% जनता स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन अगर ये स्कूल जाना शुरू कर देंगे तो जब ये स्कूल जाना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगे, और भी जो स्कूल में काम करने वाले स्टाफ होते हैं उनका भी बहाली करना पड़ेगा। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकता है। कब? जब सारे लोग पढ़ने जाने लगेंगे तब। तो 20 लाख जॉब अकेले एजुकेशन सेक्टर में ही बच्चों क्या किया जा सकता है? क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन कब ऐसा पॉसिबल है? जब सारे के सारे लोग कहाँ जाने लगे? स्कूल्स और कॉलेजेस में। और सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग बढ़ेंगे, जो पढ़ेगा उसको जॉब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन की संभावनाएं हैं। कब? जब सारे लोग स्कूल जाएंगे तो स्कूल्स बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे तो टीचर्स की बहाली होगी, टीचर्स को जॉब मिलेगा, और भी स्कूल्स में जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनकी भी बहालियां करनी पड़ेंगी, उनको भी रोजगार मिलेगा, और जो पढ़ लिख लेंगे वो भी आगे चल के जॉब ले सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं एजुकेशन सेक्टर का। अब चलो हेल्थ सेक्टर में चलते हैं। वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स। हेल्थ सेक्टर में आज भी डॉक्टर्स का अभाव है, कमी है, नर्स का अभाव है, हेल्थ वर्कर्स का अभाव है। इफ वी वांट टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम अपने देश के लोगों का हेल्थ सिचुएशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो और हॉस्पिटल्स बनवाने की आवश्यकता है, और डॉक्टर्स को जॉब मिल सकता है। तो इन सारे सेक्टर्स में संभावनाएं हैं। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। आगे चलते हैं टूरिज्म। टूरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टेट हैज अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म। आज के समय में आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे होंगे, प्रचार, कि कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो वहाँ पर टाइगर रिजर्व है, सारे की सारे गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट करने का बेनिफिट यह है ना बच्चों, कि जब देश की सरकारें टूरिज्म को प्रमोट करेंगी तो वहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी एक स्टेट है, एग्जाम्पल ले लो झारखंड में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं घूमने लायक, जैसे नेतरहाट है, खूब ही सुंदर वादियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, यहाँ पर फॉल्स हैं, एक से एक फॉल्स हैं। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है टूरिज्म को, तो इसका फायदा क्या होगा कि बाहर के राज्यों से लोग घूमने आएंगे झारखंड में। तो जब बाहर के राज्यों से लोग झारखंड में घूमने आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, अपने साथ क्या लाएंगे? खूब सारा पैसा। मान लो किसी एक जगह में, एक एग्जाम्पल लेते हैं नेतरहाट का। नेतरहाट एक जगह है झारखंड में, झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है। मान लो नेतरहाट में
किसी और राज्यों से लोग घूमने आए हैं तो क्या फ़ायदा होगा। अब नेतरहाट आए हैं घूमने तो वहाँ रहेंगे भी, रुकेंगे भी, तो यहाँ होटल्स खुलेंगे, जो लोग होटल खुलेंगे उनको भी पैसा मिलेगा और जो होटल्स में काम कर रहे होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ ये बाहर में कहीं खाना खाने जाएंगे तो छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं ढाबा टाइप के वो भी खुलने लगेंगे, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावे जो लोग घूमने जाएंगे वो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को भी खरीदेंगे, जो वहाँ के लोग जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट उसको परचेस करेंगे तो उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उन लोगों के पास भी पैसा आएगा। तो टूरिज़्म में बहुत स्कोप है। अगर राज्य सरकारें टूरिज़्म को और बढ़ावा दें तो देश में बहुत सारे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं बचेगा ही नहीं। हर जगह जहाँ भी लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदेंगे और खरीदेंगे तो वहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा मतलब रोज़गार मिलेगा। अगेन नीति आयोग देखो, बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट और आईटी, यानी जो रीजनल क्राफ्ट मैंने आपको बताया कि उस जगह का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको भी बढ़ावा देने से लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर वहाँ का सामान ज़्यादा बिकने लगेगा तो लोग और ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको रोज़गार मिल गया, उनको पैसा मिलेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट वहाँ से हट गया। आईटी सेक्टर को भी अगर गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, अभी तो आईटी सेक्टर बूम पे है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें और भी संभावनाएं हैं। अगर इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए तो इसमें और भी रोज़गार की संभावनाएं हैं। नीति आयोग ऑल्सो सेज दैट, नीति आयोग ने कहा है, क्या है, पहले भी आया था नीति आयोग मैं बताना भूल गया था। देश के प्लानिंग कमीशन को कहा जाता है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन क्या करता है, देश के लिए अगले 5 सालों के लिए वो प्लान करता है कि हम अगले 5 साल में किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च करेंगे या किस सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्लानिंग है। ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग बहुत सारा सर्वे करता है और उसी सर्वे में नीति आयोग ने कहा है कि इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, कि अगर सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, एवरी ईयर मोर देन 35 लाख पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, यानी हर साल, ये तो 20 लाख तो था ओवरऑल ना, यहाँ पे हर साल 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। किस सेक्टर में मिल सकता है, टूरिज्म सेक्टर में, ये जरूर ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे हाउ टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा किसको बढ़ावा देना, इरिगेशन के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, ध्यान देना लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट अगर प्रोवाइड हो तो अच्छे से समय पर खेती जो किसान है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से भी रोजगार देश में आएगा। उसके बाद अगर हम एडुकेशन को बढ़ावा दें, एडुकेशन को बढ़ावा इस पैमाने पर दें कि अधिक से अधिक लोग पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें भी रोजगार का सृजन होगा। क्योंकि देखो जब लोग पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर टीचर्स को जॉब मिलेगा, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे नए नए, वहाँ पर काम करने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बढ़ावा मिलेगा और जो लोग पढ़ाई करेंगे एडुकेटेड होंगे उनको भी जॉब मिलेगा। तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी जॉब की संभावना है। अगेन हेल्थ सेक्टर मैंने एग्जाम्पल दिया था, हेल्थ सेक्टर में भी मैंने बताया था। अगला है टूरिज्म, टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिले तो देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है रोजगार देने के लिए लोगों को। तो एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसका नाम है मनरेगा 2005, यानी महात्मा, एम से महात्मा, देखो गवर्नमेंट ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक स्कीम चलाया है जिसका नाम है मनरेगा 2005। महात्मा गांधी, महात्मा मतलब एम, गांधी से जी, एन, ये आर हो गया, ये ई हो गया, ये जी और ये ए, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट कब आया था, 2005 में। याद कर लेना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। मनरेगा कब आया था, 2005। फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जरूर ध्यान रखना। नाम में ही इसका मतलब छिपा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है, लोगों को रोजगार देने की गारंटी देता है। यानी कि गारंटी का मतलब समझते हो ना, कि एकदम रोजगार देगा ही देगा, अगर रोजगार नहीं दे पाया तो उसके बदले में ये अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस देता है। इसके मीनिंग में ही इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ, यानी कि एक हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उसने एक कानून बनाया, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। पहली बार हमारे देश में आया काम करने का अधिकार,
यानी देश के हर एक लोगों को राइट टू वर्क है, यानी कि काम मिलने का अधिकार है। यानी कोई भी बेरोजगार नहीं घूमेगा, सबको काम मिलेगा। सबको काम देने की यही जो गवर्नमेंट का लॉ था, कानून था, उसी का क्या नाम है? मनरेगा। और ये राइट टू वर्क यानी सभी लोगों को काम करने का अधिकार है। इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, आज के डेट में ये भारत में 625 जिलों में चल रहा है और बढ़ गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है आप वही पढ़ के जाइएगा। 625 जिलों में मनरेगा चल रहा है। भारत में टोटल कितने जिले हैं जानते हो? 766 अभी करंट में। और उसमें से कितने जिलों में नरेगा काम कर रहा है? कितने जिलों में काम कर रहा है? 625। 625 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा काम कर रहा है। अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to and are need of work in rural areas are guaranteed। हर वो इंसान जिसको काम करने की जरूरत है और जो काम करना चाहता है उसको गारंटी देता है गवर्नमेंट 100 दिन का काम, यानी 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है हर एक उस इंसान को जो काम करने के लिए इच्छुक है या जो काम करना चाह रहा है। इन अ ईयर यानी एक साल में कितना दिन? 100 दिन। एक साल में कितने दिन काम का गारंटी देता है गवर्नमेंट? 100 दिन के काम का गारंटी देता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, और अगर सरकार ये 100 दिन का काम देने में फेल हो जाता है, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। तो ये लोगों को बेरोजगारी भत्ता गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाता है कुछ एक्स्ट्रा भी जान लो। वर्तमान में झारखंड में जो डेली का लेबर का जो वेज है, यानी कि जो डेली वेज है लेबर का, वो है 228 रुपया आज के डेट में। तो अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई तो अलायंस देती है। पहला 30 दिन 1/3 देगी पैसा, यानी 228 रुपये का 1/3 कितना होता है? 76 रुपये। ध्यान से सुनना, पहला 30 दिन कितना पैसा मिलेगा? 1/3, और उसके बाद हाफ मिलेगा पैसा, यानी कि उसके बाद 114 रुपया पर दिन के हिसाब से जोड़ के गवर्नमेंट उस इंसान के अकाउंट में डाल देगी जिसको सरकार काम नहीं दे पाई है। जरूर ध्यान रखना ये। इसी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस। वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के तरह किस तरह का काम कराया जाता है भाई? तो हमने तो ये बता दिया कि सरकार गारंटी देती है काम कराने का, लेकिन किस तरह का काम कराती है? तो वैसा काम जो लैंड से रिलेटेड है, यानी ज़मीन से, यानी कि कुआं खुदवाना, गांव में छोटा छोटा चेक डैम बनवाना, रोड्स बनवाने का काम, यही सब काम गवर्नमेंट इसमें करवाती है लोगों से जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, जो काम करने के लिए इच्छुक है, यानी यानी लेबर वर्क कराती है गवर्नमेंट। इस एक्ट में गवर्नमेंट जो है वो लेबर वर्क कराती है, यानी लैंड से रिलेटेड, चाहे वो डैम बनाना हो, छोटा चेक डैम, या तालाब खुदवाना हो गांव में, या कुआं खुदवाना हो, या रोड्स वगैरह बनवाने हो, इस प्रकार के काम इस एक्ट में गवर्नमेंट करवाती है। और जो लोग काम करते हैं उनको पैसा डेली के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और कितने दिन का है काम? 100 दिन। और राइट टू वर्क, ये सब जरूर ध्यान में रखना। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए। और हम लोगों ने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना, याद रखना, एग्जाम्स में ये आता है। आज बस इतना ही। ये सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, और थर्ड और लास्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।